नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूँ कि नागपुर में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे कभी भारत का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सपना कहा गया, लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं कि मिहान एक फेल प्रोजेक्ट है। तो सच्चाई क्या है? क्या मिहान सच में नागपुर की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या फिर यह सिर्फ 20 साल से चल रहा एक रियल एस्टेट हाइप है? आज के इस वीडियो में हम कोई राय नहीं देंगे, कोई डेवलपर प्रमोट नहीं करेंगे। हम सिर्फ 20 साल का डेटा, सरकारी रिपोर्ट और ग्राउंड रियलिटी देखकर पता लगाएंगे कि मिहान से पैसा बनता है या पैसा फंसता है। और अगर आप नागपुर में प्लॉट या प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए सबसे बड़ा फाइनेंशियल लेसन साबित हो सकता है। यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को वैलिडेट करने के लिए अगले 15 मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं मिहान की असली कहानी। थोड़ा पीछे चलते हैं 2002 से 2005 में। मिहान यानी मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर। इसका विजन इतना बड़ा था कि पूरे सेंट्रल इंडिया की इकोनॉमी बदल जाती। पर ऐसा क्या हुआ? दोस्तों, अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई साहब, मिहान नायाब प्रोजेक्ट था तो इतनी देरी क्यों हुई? एक एक्सपर्ट के तौर पर मैं इसे नाकामी नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की एक कठिन यात्रा मानता हूँ। देखिए, मिहान जैसा विशाल प्रोजेक्ट जो एक मल्टी मॉडल हब के रूप में सोचा गया था, वह किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा और जटिल काम होता है। जब भी इतने बड़े स्तर पर प्रोजेक्ट आते हैं तो उसमें तीन मुख्य चुनौतियां होती है जिन्हें हमें समझना चाहिए। पहला, प्रशासनिक और नीतिगत तालमेल। मिहान जैसे प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एयरपोर्ट अथॉरिटी और कई विभागों का समन्वय होता है। जब भी सरकार बदलती है या प्रशासन के मुखिया बदलते हैं तो नई प्राथमिकताओं को प्रोजेक्ट के साथ अलाइन करने में समय लगता है। हम इसे काम में देरी नहीं बल्कि नीतिगत स्थिरता कहते हैं। दूसरा, कानूनी और नियामक प्रक्रिया। जमीन अधिग्रहण से लेकर एनवायरमेंटल क्लियरेंस और जीएमआर जैसे प्राइवेट पार्टनर्स के साथ कानूनी समझौतों तक हर कदम पर कानूनी बारीकियां होती है। अतीत में जो कानूनी विवाद हुए वे एक ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा थे जो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की साख बनाने के लिए जरूरी थी। तीसरा, वैश्विक और आर्थिक कारक। 2008 का आर्थिक मंदी का दौर हो या ग्लोबल मार्केट की अनिश्चितता, इनका असर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की फंडिंग पर पड़ा। प्रशासन के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी कि वह काम की गति बनाए रखे या फिर आर्थिक स्थिरता का ध्यान रखे। तो अगर आप पूछे कि प्रोजेक्ट इतना धीमा क्यों रहा, तो मेरा जवाब होगा, यह किसी एक की गलती नहीं थी। यह एक विशाल प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की उस कठिन प्रक्रिया का परिणाम था जिसमें सिस्टम को खुद को ढालने में समय लगा। लेकिन आज की स्थिति पूरी तरह अलग है। आज आप जो देख रहे हैं वह किसी कोशिश का नतीजा नहीं बल्कि सिस्टम की परिपक्वता का नतीजा है। अभी वर्तमान में स्थिति क्या है? तो इसमें है, पहला, प्रशासनिक स्पष्टता। आज चाहे वह एमएडीसी हो या एयरपोर्ट प्रशासन, दोनों के बीच अब स्पष्ट समन्वय है। जो फैसले पहले फाइलों में सालों तक रुकते थे, अब वे बोर्ड रूम में जल्द ही निपटाए जा रहे हैं। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। आज की सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट नीति पर है। समृद्धि एक्सप्रेसवे का मिहान से जुड़ना, नागपुर का मेट्रो से जुड़ना और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विजन में नागपुर को जोड़ना, यह साबित करता है कि अब प्रशासनिक बाधाएं धीरे धीरे खत्म हो रही है और प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन मोड ऑन है। मेरा मानना है कि मिहान अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसे प्रशासनिक सपोर्ट की बैसाखियों की जरूरत नहीं है, बल्कि वह अपनी आर्थिक गति से खुद चल रहा है। दोस्तों, अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि नरेश भाई, मिहान में सच में काम हो रहा है या सिर्फ वीडियो में ही आप डींगे हाँक रहे हो? देखिए दोस्तों, मैं अंदाजों पर बात नहीं करता, मैं डेटा की बात बोलता हूँ। नवंबर 2025 की एमएडीसी महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी आरटीआई रिपोर्ट अभय कोलारकर जी द्वारा निकाली गई, इससे साफ पता चलता है कि मिहान ने कुल 1,16,435 नौकरियां पैदा की। इसमें एसीजेड से 78,771 और नॉन एसीजेड से 37,664 जॉब शामिल है। टीसीएस में 16,000, एचसीएल में 18,000 और इंफोसिस में 8,800 प्लस कर्मचारी। ये आंकड़े 40,000 परिवारों का आधार है। लेकिन रुकिए, अपडेट आ गया है। मार्च 2026 में आईटी मंत्री आशीष शेलार ने विधान परिषद में बताया कि मिहान में अब 1,27,000 जॉब्स और 90 प्लस कंपनियां ऑपरेशनल है और एसीजेड 120 फर्म्स को आकर्षित कर चुका है। सिर्फ 4 महीनों में 11,000 प्लस नई नौकरियां, यह इनडायरेक्ट जॉब सहित कुल है। यह ग्रोथ का रॉकेट है। 2020 में सिर्फ 54,000 जॉब्स थे, अब 5 सालों में
2.3 गुना उछाल देखने को मिल रहा है। हर साल हजारों प्रोफेशनल आ रहे हैं। आईटी, लॉजिस्टिक, सपोर्ट इंडस्ट्रीज, सोचिए इतनी डिमांड में प्रॉपर्टी वैल्यू कैसे न रुके। यही फंडामेंटल स्ट्रेंथ है जो मिहान को हाइप से रियलिटी बनाती है। यह दिखाता है कि मिहान अब सिर्फ एक आईटी पार्क नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा हब बन गया है जहां सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक और छोटे बड़े बिजनेस फल फूल रहे हैं। नागपुर में भविष्य की आईटी इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे सवाल कुछ व्यूअर के द्वारा पूछे गए थे कि आईटी इंडस्ट्री में अभी काफी डाउनटर्न चल रहा है। ऐसे में क्या नागपुर में आईटी जॉब्स पर इफेक्ट हो रहा है? क्या आईटी इंडस्ट्री खतरे में है? यदि आईटी जॉब्स चली जाएंगी तो नागपुर रियल एस्टेट में डिमांड घट सकती है। और भी अन्य सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक इन्वेस्टर होने के नाते सवाल आना स्वाभाविक है। पर इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट करें, ताकि ऐसे ही इंसाइटफुल और यूजफुल जानकारी मिलती रहेगी। लाइक करना मत भूलना। आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है आप तक ऐसे ही वीडियो बनाने का। लाइक किया, थैंक यू। मैंने अभी जो आपको डेटा बताया, इस डेटा का आपके निवेश से क्या रिश्ता है? दोस्तों, 2020 तक हमारे पास जो आंकड़े थे वो लगभग 54,000 के आसपास थे। यानी पिछले 5 सालों में नौकरियों में लगभग दोगुना उछाल आया है। आप खुद सोचिए, जिस जगह पर हर साल हजारों नए लोग काम करने आ रहे हो, वहां प्रॉपर्टी की डिमांड कम होगी या ज्यादा? यही वो फंडामेंटल ग्रोथ है जिसे हम प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन कहते हैं। दोस्तों, मिहान प्रोजेक्ट के लिए कुल लगभग 3,994 करोड़ का बजट तय किया गया था, जिसमें से करीब 60% यानी लगभग 2,500 करोड़ पहले ही खर्च हो चुके हैं। यह पैसा मुख्य रूप से जमीन अधिग्रहण, पुनर्वास और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड बनाने में लगाया गया है। फरवरी 2026 में राज्य सरकार की कैबिनेट ने इसका फाइनल ब्लूप्रिंट भी मंजूर कर दिया है। अब जो लगभग 1,500 करोड़ का निवेश बचा है वह पूरी तरह डेवलपमेंट फेज में खर्च होगा, जैसे कार्गो टर्मिनल, रनवे एक्सटेंशन और एसीजेड का विस्तार। इसका सीधा मतलब है कि मिहान का प्लानिंग फेज लगभग खत्म हो चुका है और अब एग्जीक्यूशन फेज शुरू हो चुका है। मिहान में आरटीआई 2025 का और फरवरी 2026 का डेटा आज भी मिहान के जॉब्स की सबसे सटीक ग्राउंड रियलिटी है। अब सिचुएशन अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस गति शक्ति पर है। नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे ने मिहान को ऑक्सीजन दी है। मिहान सिर्फ आईटी पार्क नहीं, इंडिया का एविएशन प्लस डिफेंस हब बन रहा है। सितंबर 2025 में दसॉल्ट ने ड्राल में कंट्रोलिंग स्टेक लिया है। अब मिहान में फॉल्कन 2000 का फाइनल असेंबली लाइन भी शुरू होने वाला है। पहला बिजनेस जेट 2028 तक तैयार होने की उम्मीद है। यह नागपुर को ग्लोबल एविएशन हब बनाएगा। और भी नागपुर के लिए एमओयू साइन हुए हैं, जिससे नागपुर में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। दोस्तों, जब हम अगले 10 साल के विजन की बात करते हैं तो हमें हाइप से निकलकर इसके गणित पर बात करनी होगी। मिहान का भविष्य मुख्यतः इन 4 बुनियादी पिलर्स पर टिका है। पहला, एविएशन और कार्गो हब। यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, एक इकोनॉमिक गेटवे है। जीएमआर ग्रुप ने जब से कमान संभाली तब से विजन बदल गया है। यहाँ सिर्फ यात्री उड़ाने ही नहीं, बल्कि मिहान का असली फोकस एयर कार्गो पर है। नागपुर भारत का जियोग्राफिक सेंटर है। जब आप कार्गो हब की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ई कॉमर्स कंपनियों के लिए नागपुर एक डिस्ट्रीब्यूशन बेस बन गया है। नया रनवे और नया कार्गो टर्मिनल बनने से लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग की ऐसी डिमांड पैदा होगी जो सीधे तौर पर मिहान के आसपास की कमर्शियल जमीन की वैल्यू को बढ़ाएगी। अगर आप एक लॉजिस्टिक्स हब के बगल में हैं तो आप सिर्फ एक शहर में नहीं, बल्कि सप्लाई चेन के सबसे महत्वपूर्ण नोड में बैठे हैं। दूसरा, आईटी और जीसीसी का उदय। इसका मतलब समझिए, नागपुर में टैलेंट माइग्रेशन का नया केंद्र बनने जा रहा है। आज बड़ी कंपनियां कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन देख रही है। पुणे, हैदराबाद और बेंगलोर जैसे शहरों में रियल एस्टेट और सैलरी का खर्च इतना बढ़ गया है कि कंपनियों को टीयर 2 शहरों की तलाश है। और इन टीयर 2 शहरों की ओर जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का इंटरेस्ट लेना, इसका मतलब समझिए ये वो सेंटर है जहां डेटा एनालिसिस, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर&डी जैसे जटिल काम होते हैं। नागपुर का युवा जो पहले पुणे या बेंगलोर जाता था, अब वही टैलेंट अपने शहर में रुकना चाहता है। अब उच्च आय वर्ग के 15,000 से 20,000 और प्रोफेशनल यहाँ आएंगे तो शहर का पूरा लाइफस्टाइल बदलेगा। इससे प्रीमियम अपार्टमेंट्स और टाउनशिप की मांग में उछाल देखने को मिलेगा। तीसरा, कनेक्टिविटी। समृद्धि एक्सप्रेसवे नागपुर के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। कनेक्टिविटी का मतलब सिर्फ सड़क नहीं, मार्केट एक्सेस होता है।
समृद्धि एक्सप्रेसवे ने मुंबई और नागपुर की दूरी को जोड़ा ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया है। मिहान अब एक टापू नहीं रहा। आउटर रिंग रोड और वर्धा रोड का जो जाल बिछा है, उसने नागपुर के बाहरी इलाकों को मिहान के साथ ऐसे जोड़ दिया है जिससे यहाँ कोई भी व्यक्ति 20 से 30 मिनट में कहीं भी पहुंच सकता है। रियल एस्टेट की भाषा में एक्सेसिबिलिटी ही सबसे बड़ा प्राइस एप्रिसिएशन का कारक है। जब आप अपनी गाड़ी में समृद्धि एक्सप्रेसवे से उतरते हैं तो आप सीधे नागपुर की अर्थव्यवस्था के दिल में प्रवेश करते हैं। और चौथा है प्रीमियम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम का निर्माण। दोस्तों, कोई भी शहर तब तक नहीं पनपता जब तक वहां लाइवेबिलिटी ना हो। एम्स, आईआईएम नागपुर, ट्रिपल आईटी और लॉ यूनिवर्सिटी ये सिर्फ शिक्षा संस्थान नहीं है, ये वैल्यू क्रिएटर है। जब एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर या एक आईआईएम के ग्रेजुएट मिहान के आसपास रहने का फैसला करता है तो उसके साथ साथ शॉपिंग मॉल, अच्छे स्कूल और प्रीमियम हॉस्पिटल भी आते हैं। यह प्रीमियम ऑडियंस वही है जो न केवल अच्छा किराया देने की क्षमता रखती है बल्कि क्षेत्र की सामाजिक गरिमा को भी ऊपर उठाती है। निवेशक के लिए इसका मतलब है एक ऐसा एरिया जहां कभी डिमांड खत्म नहीं होगी। तो पिलर सिर्फ ये नहीं कि बिल्डिंग बन रही है, पिलर्स ये है कि काम, कनेक्टिविटी और जीवन शैली का एक ऐसा चक्र बन रहा है जो अगले 10 साल तक मिहान प्रॉपर्टी वैल्यू को गिरने नहीं देगा। क्या आप इस चक्र का हिस्सा बनने के लिए तैयार है? लेकिन याद रखें, मिहान के नाम पर आपको प्रॉपर्टी खरीदते वक्त सजग रहने की जरूरत है। कुछ पॉकेट स्लो है तो कुछ पॉकेट डिमांड में है। यदि आप डिटेल एनालिसिस के साथ जाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। याद रखें दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। मिहान के नाम पर आज भी मार्केट में बहुत सारा कचरा बेचा जा रहा है। वो कैसे? डिस्टेंस फ्रॉड्स के नाम पर। मिहान से सिर्फ 10-15 मिनट बोलकर आपको 20-25 किलोमीटर दूर ले जाया जाता है। 10-15 मिनट का मतलब मिहान के गेट से 10-15 मिनट होना चाहिए। दूसरा है प्रपोज ट्रैप। बहुत से डेवलपर्स आपको प्रपोज रोड या प्रपोज्ड मॉल दिखाएंगे। याद रखिए, रियल एस्टेट में वैल्यू सैंक्शनड और कंस्ट्रक्टेड चीजों की होती है, प्रपोज्ड रोड की नहीं। तीसरा, प्रोजेक्ट अप्रूवल। लोग पूछते हैं कि नरेश जी, एनएमआरडीए अप्रूव्ड है तो सेफ है ना? मैं कहता हूं, सिर्फ अप्रूवल काफी नहीं है। कंफर्म करें कि लेआउट का आरएल मिल गया है, क्या डेवलपर ने डेवलपमेंट चार्ज भरा है। अगर नहीं तो आपका पोजीशन अटक सकता है। अब आपका सवाल है, भाई साहब आपने इतना बता दिया है तो अब ये भी बताए कि कहाँ खरीदे। तो दोस्तों, आपको मैं खरीदारी की सलाह दूंगा। इसमें दो कैटेगरी है। पहली, प्रीमियम कैटेगरी। अगर आपका बजट 4,000 से 5,500 प्रति स्क्वायर फीट है तो आप वर्धा रोड के पास लेआउट देखने चाहिए। दूसरा, ग्रोथ कैटेगरी, जो 2,500 से 4,000 की रेंज में कुछ पॉकेट है जो अगले 5 साल में 2x होने का पोटेंशियल रखते हैं। यदि आप लोग लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं तो इसमें आपको 1,500 से 2,500 तक की कैटेगरी है जिसमें आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, पर आने वाले समय में एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। पर चुनाव करते वक्त सेल्फ एनालिसिस या एक्सपर्ट से राय जरूर लें। और इसी के साथ एक सेफ स्ट्रैटेजी अपनाएं। वो कौन सी है? हमेशा कोशिश करें कि किसी अच्छे डेवलपर के साथ ही प्रॉपर्टी खरीदें। यदि आपको नागपुर में अच्छे डेवलपर का चुनाव करने में कंफ्यूज हो रहे हैं तो चिंता मत करिए, हमारी टीम से संपर्क करें। वो आपके सभी कंसर्न को समझते हुए अच्छे डेवलपर के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स और लीगल प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ क्लियर कर देगी। वीडियो के कंक्लूजन में हम समझते हैं कि निश्चित तौर पर मिहान को स्पीड पकड़ने में देरी हुई, पर जिन लोगों ने उस वक्त भी मिहान या मिहान के आसपास प्रॉपर्टी खरीदी उन्हें काफी अच्छा एप्रिसिएशन मिला है। लेकिन जिन्होंने मिहान को हाइप समझकर छोड़ दिया वे आज भी पछता रहे हैं और अब बढ़े हुए रेट में खरीद रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी खरीदना आउट ऑफ बजट हो रहा है। दोस्तों, मैं ये कहूं कि 2030 का मिहान कैसे दिखेगा, तो मेरे विजन में यह एक वॉक टू वर्क कल्चर वाला शहर होगा जहां लोग मेट्रो से ऑफिस जाएंगे, शाम को मिहान के पास बने मॉल में घूमेंगे और उनके बच्चे पास के टॉप क्लास स्कूलों में पढ़ेंगे। ये सब तब होगा जब आप आज राइट लोकेशन पर होंगे। अगर आप राइट लोकेशन का चुनाव करना चाहते हैं और कंफ्यूज है कहाँ इन्वेस्ट करें, तो आप हमें बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। हम आपके रिक्वायरमेंट, फ्यूचर गोल और ग्रोथ जोन के अकॉर्डिंग डाटा बेस्ड प्रॉपर्टी सिलेक्शन में पर्सनल गाइड करेंगे। याद रखें, मैं फिर से कहता हूं, जो लोग 2012 में मिहान के पास प्लॉट लेकर बैठे थे उन्हें 2018 तक कोई खास ग्रोथ नहीं दिखी। क्यों? क्योंकि तब तक इंफ्रा सिर्फ कागज पर था, जमीन पर नहीं। लेकिन पिछले 5 सालों में जो हुआ है वो पिछले 15 सालों में नहीं हुआ। एम्स आ गया, आईआईएम ने अपनी बिल्डिंग खड़ी कर ली, ट्रिपल आईटी, लॉ यूनिवर्सिटी, अन्य एजुकेशन और हेल्थ संस्थान खुल रहे हैं।
मेट्रो खापरी तक पहुंच गई है, फेज 2 का काम शुरू है और फेज 3 की तैयारी चल रही है। और साथ ही एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी ने मिहान प्रोजेक्ट को नॉन परफॉर्मिंग से हाई परफॉर्मिंग बना रहा है। याद रखिए, नागपुर बदल रहा है, तो क्या आप इस बदलाव का हिस्सा बनेंगे या सिर्फ देखते रहेंगे? अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल जानकारी देने वाला लगा, तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो नागपुर में प्लॉट या घर लेने का सपना देख रहे हैं। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट करें ताकि ऐसे ही यूजफुल जानकारी मिलती रहे। नमस्कार, मैं नरेश उराडे, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।